ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है, इमरान खान इसमें पिस के रह गए। शायद एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी का तो कुछ ना बिगाड़ सकती हो, लेकिन इमरान खान का बिगाड़ती जाएगी। ये 3 सूबों में तो इन मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 6 लगाना है तो पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों को भी लगा दे। अतर मनिल्ला वो अदालत से डांस करते हुए निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इद्दत निकाह केस को लेकर। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने मरी में अहम बैठक, अहम इजलास के लिए तमाम पार्टी कायदीन को बुला लिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा कर दी है। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। इद्दत निकाह केस अफजल मजोका की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले से मुतालिक अंदर की बात क्या है? क्या बर्फ पिघलने लगी है? नहीं, मुझे नहीं लगता बर्फ कोई पिघलने लगी है, या मुझे नहीं लगता कि इस फैसले के नतीजे में कोई इमरान खान या बुशरा बीबी के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन ये तो हम सबको नजर आ रहा है कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है। एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद का अलायंस है, और अदलिया और तहरीक इंसाफ का अलायंस है। तो ये जितने मर्जी मुकदमात में बरी और जमानतें लेते जाएं, वो और मुकदमात में गिरफ्तार करते जाएंगे। ये जो म्यूजिकल चेयर है, ये एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान ये चलती रहेगी। जुडिशरी को समझना होगा कि जैसे उन्होंने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, तो उसके नतीजे में कोई पंजाब में इंतखाबात तो नहीं हो गए थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। इसी तरह एक एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, एक जुडिशरी के पास ताकत है। मैं जुडिशरी की ताकत को अंडरमाइन नहीं कर रहा। जुडिशरी के पास खुदाई ताकतें हैं, तो मतलब इतनी ताकतें पाकिस्तान के आईन और कानून में किसी के पास नहीं है जितनी जुडिशरी के पास है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पास भी अनदेखी ताकतें, वो जो हम देख नहीं सकते जो ताकतें, वो उनके पास मौजूद है। तो इसलिए ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है, इमरान खान इसमें पिस के रह जाएंगे। मतलब इसके नतीजे में मुझे इमरान खान का कोई भला होता नजर नहीं आ रहा। शायद एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी का तो कुछ ना बिगाड़ सकती हो, लेकिन इमरान खान का बिगाड़ती जाएगी। इमरान खान को और केसेस में फंसाती जाएगी, पकड़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। इमरान खान की रिहाई आज भी नहीं हो सकी। नैब के मुकदमात में फंसा लिया, नैब में फिर 9 मई के मुकदमात में फंसाते जाएंगे, फिर और जगह फंसाते जाएंगे। जुडिशरी क्या कर सकती है? या तो कल सुप्रीम कोर्ट के 8 जज जिन्होंने मखसूस नशिस्तें दी हैं, वो एक पिटिशन में इमरान खान की ब्लैंकेट बेल ले लें कि ताहयात कोई मुकदमा होगा, इमरान खान जमानत पे ही रहेंगे। अदरवाइज तो अगर ब्लैंकेट बेल नहीं लेते तो मुझे इमरान खान की रिहाई नजर नहीं आती है। ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से जुडिशरी के आगे सरेंडर नहीं करेगी, और ना ही इमरान खान के आगे सरेंडर करेगी। ये लड़ाई चलेगी, और जुडिशरी और अदलिया की लड़ाई कल के और आज के फैसलों के बाद मजीद तेज हो गई है। जो जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, उसमें तेजी आ गई है, और मुझे आगे जो तसादुम है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये तसादुम कोई रुक जाएगा, या आपको लगे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अदलिया की कोई ऐसी जीत हो गई है कि हम उसे मुस्तकिल जीत कह सकें। ये लड़ाई जारी है। एक दिन एक पार्टी हमला करती है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी हमला करती है। ये हमला जारी रहेगा। सर, आगे बढ़ेंगे। अहम टॉपिक है कि नवाज शरीफ की जानिब से मरी में अहम इजलास होगा। तमाम पार्टी कायदीन को दावत दे दी गई है कि वो इजलास में शिरकत करें। क्या सियासी ऐवानों में अब हलचल मचने को है या मच चुकी है? मेरे ख्याल में अदलिया के खिलाफ महाजराई के लिए मुस्लिम लीग नून को लीड करना पड़ेगा। पीर को जो पार्लियामान का इजलास होगा, मुझे वहाँ नजर आता है कि वहाँ अदलिया के खिलाफ तकारीर और करारदादें पास होंगी। और इस ये जो फैसला है, इस पर हुक्मरान इत्तेहाद जो है पार्लियामेंट में तकारीर करेगा। और वैसे भी इस फैसले के खिलाफ डिफाइंस पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जाएगा कि इनको कैसे। और मुझे लगता है स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल किया जाएगा, कि स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और वो इन मखसूस नशिस्तों को या तो हलफ ना लेने दें। देखिए जी, 3 सूबों में तो इन मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं हो सकता। हो सकेगा अगर स्पीकर चाहे, पंजाब में नहीं हो सकेगा, मरकज में नहीं हो सकेगा, सिंध में नहीं हो सकेगा, बलूचिस्तान में नहीं हो सकेगा।
एक केपी में ही पीटीआई इनका हलफ करा सकती है। अदरवाइज बाकी सूबों में अगर स्पीकर्स के ऑफिस को देखा जाएगा और स्पीकर जो है नए मखसूस नशिस्तों वालों को हलफ नहीं लेने देंगे और उनका हलफ रोकेंगे, तो क्या अदलिया स्पीकर्स को तौहीन अदालत का, क्योंकि पहले अतर मिनल्ला और सबका ये है कि हम ईवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, और अगर ईवान में स्पीकर कोई रूलिंग दे देते हैं या ईवान में कोई करारदाद पास हो जाती है, तो मुझे ये महाजरा ही आगे बढ़ती नजर आ रही है, और इसके नतीजे में पार्लिमान से अदलिया को जवाब दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट भी पार्लिमान का कंधा इस्तेमाल करेगी इस लड़ाई में, सेनेट का, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बलियों का। तो ये तसादुम और मरी में इसकी हिकमत अमली तय हो सकती है। जिन लोगों का ख्याल है कि कोई नवाज शरीफ हुकूमत से नाराज है इसलिए इजलास बुला लिया, मुझे नहीं लगता वो कोई हुकूमत से नाराज है, क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा हो गया है और आगे हुकूमतें चल रही हैं। अभी टाइम देना पड़ेगा उन्हें हुकूमतों को परफॉर्म करने के लिए। 131 दिन की हुकूमतें क्या परफॉर्म कर सकती हैं? लिहाजा मुझे लगता है कि अदलिया के साथ महाजरा के बड़े फैसले मरी में होने जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि बड़ा फैसला आया मखसूस नशिस्तों को लेकर, फिर इद्दत निकाह केस में भी बड़ा फैसला आया, फिर मुतवक्किल ने तमाम जो दरख्वास्तें थी उनको उड़ाकर रख दिया। तो भी इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है, बानी पीटीआई की जानिब से बरमला कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमें बैक सीट करने की कोशिश की। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी फैसले किए हैं तहरीक इंसाफ के बारे में, उनको अदालतों ने अपहेल्ड किया है। ये तो अब माड़े को की तरफ आने वाली बात है ना। अब आप देखें, सबसे पहले पीटीआई के डस्का इलेक्शन से ये लड़ाई शुरू हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तहरीक इंसाफ की। तो डस्का इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट, जो उस वक्त इमरान खान का पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट था, बंदियाल साहब का सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा डस्का में धांधली हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ। फिर अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख लें, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ। निशान वापस लेने वाला जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड हुआ। मखसूस नशिस्तों वाला ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन का है वो पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपहेल्ड किया। ऐसा कौन सा ऑर्डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किसी अदालतों ने वैलिडेट नहीं किया और कहा हो कि जी ये बड़ा ही गलत फैसला किया है? ये अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने कब पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट से निकाला है? अगर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लोगों को अपने अंदर शामिल नहीं किया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फीडर में दूध डाल के चूसनी लेके पीटीआई वालों के घर जाके उन्हें समझाएंगे आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मौजूद हैं, आप पीटीआई में शामिल हो जाएं। उनका काम तो स्पून फीडिंग नहीं है, ये बेबी फीडिंग या बेबी जिटिंग तो नहीं करनी इलेक्शन कमीशन ने। मुझे तो तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आती कि वो ऐसा एक फैसला बता दें जो इलेक्शन कमीशन ने किया हो और अदालतों ने उसको अंडू किया हो, अपहेल्ड किया। ये मखसूस सिस्टम वाला जो फैसला है ये पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच भी तो अपहेल्ड हुआ। फिर आर्टिकल 6 लगाना है तो पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजों को भी लगा दें। फिर अगर निशान छीनने वाला फैसला है, जितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिन जजों ने उसको अपहेल्ड किया सब पे आर्टिकल 6 लगा दें। डस्का धांधली वाला जिसने अपहेल्ड किया सब पे आर्टिकल 6 लगा दें। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए तनकीद का निशाना लगाते हैं कि वो आपको माड़ा लगता है, जज के बाद तो तौहीन अदालत की तरह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी गलती है, वो एक दफा तौहीन अदालत में, तौहीन इलेक्शन कमीशन में सजा क्यों नहीं देते? देखी जाएगी जो होता है। मेरे ख्याल में पहले तो ये बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन का ऐसा कौन सा फैसला है जो पाकिस्तान की अदालतों ने गलत करार दिया है। उनका हर फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने वैलिडेट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके ऊपर ऐसी चार्जशीट है। अगर है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस लिया है, या मखसूस सिस्टम वाला रेफरेंस लाए ना, वो कहेंगे फिर पेशावर इस हाईकोर्ट का पढ़ लो। आज भी कहा गया कि ये जो इद्दत निकाह केस में फैसला है, इसमें लाडलाइज्म जो है, इसकी रिवायत और गुप्त सीयू जो है वो अब बरकरार रखा जा रहा है। देखिए लाडला तो कहेंगे, क्योंकि जो सुन्नी ताद काउंसिल सीटें मांग रही थी तहरीक इंसाफ तो मांग ही नहीं रही थी। सबका लॉ पॉइंट है कि पनामा के केस में अकामा में फैसला किया, सुन्नी ताद काउंसिल के केस में आपने तहरीक इंसाफ को दे दी। ये तो देखिए, जो अदालती फैसले हैं उस पर तनकीद करने का हक सबके पास है, मेरे पास भी है। अदालती फैसलों पर तबसरा करने का, तनकीद करने का, फैसला अच्छा है या बुरा, ये कहने का हक हमारे पास मौजूद है। अब आप देखिए ना, शहबाज गिल ने एक वीडियो ट्वीट की है कि जो वो हैं अतर मनिल्ला, वो अदालत से डांस करते हुए निकल रहे हैं।
जब शहबाज गिल साहब को कैसे पता है कि इस फैसले के नतीजे में अतर मनीला साहब बड़े खुश हैं और वो डांस कर रहे हैं। फिर आज उस्मा बुखारी ने कहा है कि वो काले पूंछ जो हैं वो क्यों डांस कर रहे हैं। काले पूंछ ने पाकिस्तान को काट लिया है, पाकिस्तान जख्मी है। तो जुडिशरी जो है उसे सियासी मैदान में पार्टी या फरीक नहीं बनना चाहिए। क्यों तहरीक इंसाफ वाले ये समझते हैं कि अतर मनीला उनका जज है और वो बड़ा नाच रहा है इस फैसले पे? वो क्यों नाच रहे हैं? शहबाज गिल का ये क्यों मौका ख्याल है कि अतर मनीला इस फैसले पर डांस कर रहे हैं और अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं? फैसले कभी जजों की जीत हार थोड़ी होते हैं। जजों ने तो कानून आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, उसमें जीत हार का तासुर तो होता ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।